हेलो डीसी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया होगा। आप लोगों की बेहद डिमांड पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पूरा मॉड्यूल से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। देखो, मैं लगभग पिछले 12 से 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे हमेशा से वो स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं जो खूब सारे डाउट पूछते हैं। तो उससे टीचर की भी नॉलेज इंप्रूव होती है और स्टूडेंट्स की भी नॉलेज इंप्रूव होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अच्छे से अच्छा टीचर होगा वो अपनी नॉलेज का केवल 60 टू 70% ईमानदारी से डिलीवर करता है अपने स्टूडेंट। लेकिन अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने टीचर से मैक्सिमम निकलवा ले। तो मैं हमेशा मानता हूं कि जो स्टूडेंट अपने टीचर का खून ज्यादा पीते हैं वो स्टूडेंट हमेशा बहुत अच्छा होता है और इससे टीचर को भी बहुत फायदा होता है, उसकी भी नॉलेज इंप्रूव होती है, उसको भी मेहनत करने का मौका मिलता है। तो आप लोगों ने जब कमेंट किया तो मुझे लगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं फटाफट से, क्योंकि जो बच्चे जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं वीडियोस उनके लिए नहीं है बेटा, जिनको मई में एग्जाम देना है मई वाले वीडियोस तो दोबारा से आएंगे। लेकिन जिनको जनवरी में देना है तो वो ऑलरेडी एक बार कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। तो उनके अच्छे रिवीजन के लिए मैंने सारे के सारे यूट्यूब में अपने वीडियोस अपलोड किए और कोशिश की कि रिवीजन में भी उसको डिटेल में करवाऊं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं सर, पार्टनरशिप एक्ट को डिटेल में करवाने की बहुत जरूरत है। तो चलिए, आप लोगों की बेहद डिमांड पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको बहुत डिटेल में करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, भले ही जितना भी टाइम लगे, क्योंकि अब तक सिलेबस पूरा हो चुका है, अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसमें टाइम लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको आराम आराम से एक एक प्रोविजन को बहुत ध्यान में रखते हुए कवर अप करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसका इंट्रो बेसिकली पहले लेते हैं हम लोग। तो देखो, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 1930 को हटा करके इसको एक सेपरेट किया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लाया गया। अब देखो, इंडिया में बिजनेस करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंडिया में बिजनेस करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस बनी हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो उतने ही सारे प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म है पार्टनरशिप का, एक प्लेटफॉर्म है पार्टनरशिप का भी। तो उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ऐसी एसोसिएशन या ऐसे प्लेटफॉर्म जो पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके पास क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, वो अपने बिजनेस को किस तरह से करेंगे, उनकी सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटीज होंगी और उनकी खुद अपने बिजनेस के लिए क्या ड्यूटीज होंगी, ये सारी की सारी चीजें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है। अब देखो, पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो, पार्टनरशिप ये जो शब्द है ना, ये जो वर्ड है, ये पार्टनरशिप वर्ड किस चीज को डिफाइन करता है बेटा? ये पार्टनरशिप वर्ड डिफाइन करता है एक रिलेशन को। किसके रिलेशन को? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। अब क्वेश्चन आता है, ये पार्टनर्स कौन होते हैं? अब देखो, ये पार्टनर्स क्या होते हैं? ये पार्टनर्स होते हैं बेटा जब दो या दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा लोग अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? वो लोग, उन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोग मिल करके काम करेंगे, हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस एसोसिएशन को जो लोग बनाते हैं इनको बोला जाता है पार्टनर। और पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है इन लोगों के बीच का, और इसी रिलेशनशिप को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट। यानी इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होगा? एक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। पार्टनरशिप का मतलब क्या बताया? रिलेशन। तो इस रिलेशन को, ये रिलेशन कैसे चलेगा?
कहीं देखो, कहीं पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पर आज नहीं तो कल डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कहीं कुछ लोग मिलकर के ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम लोग अपनी एसोसिएशन बना रहे हैं, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो कहीं उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसी को ही बोला जाता है पार्टनरशिप एक्ट। मेरी बात सबको समझ में आई? अब देखते हैं कि बेसिकली ये पार्टनरशिप होती क्या है, ये रिलेशन क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो, जैसे एक इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए हैं, इनके पास में 1 करोड़ रुपए, इनके पास में 1 करोड़ रुपए की सेविंग है। अब इनका एक प्लान बना, प्लान टू स्टार्ट बिजनेस। इन्होंने एक प्लान किया कि भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब जब बिजनेस स्टार्ट करने का इन्होंने प्लान किया तो ये देखा कि भाई बिजनेस में कैपिटल कितनी चाहिए, कितना पैसा लगेगा। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखा, तो देखा इन्होंने यार 50 लाख रुपए में बहुत अच्छे लेवल पर हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 50 लाख रुपए में हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, हमें और पैसों की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने देखा कि यार जब 50 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास में 1 करोड़ रुपए की सेविंग लगी है, तो क्यों ना पूरा का पूरा प्रॉफिट कितना होगा वो मेरा होगा। एक, अब अगर प्रॉफिट आपका है तो रिस्क भी मेरा होगा। हमें किसी को भी अपने साथ में लाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा क्या होगा, हम 2-4 एम्प्लॉइज को रख लेंगे। बहुत ज्यादा क्या होगा, हम 2-4 एम्प्लॉइज को रख लेंगे, लेकिन पूरे के पूरे बिजनेस का जो ओनर होगा वो मैं ही हूंगा, यानी ओनरशिप मेरी होगी। ओनरशिप या कंट्रोल मेरा ही होगा। ठीक, तो अब इन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और अकेले पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहां पर जिस तरीके से ये मिस्टर ए बिजनेस कर रहे हैं, मिस्टर ए को बेटा क्या बोला जाएगा, मिस्टर ए को बोला जाएगा सोल प्रोपराइटर। मेरी बात सबको समझ में आई? तो मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा, मिस्टर ए को बोला जाएगा सोल प्रोपराइटर। और बिजनेस का प्लेटफॉर्म क्या हुआ, सोल प्रोपराइटरशिप फर्म। ठीक, अब कुछ समय तक इन्होंने बिजनेस किया, बहुत अच्छा चला, सारी चीजें सब कुछ वेल एस्टेब्लिश रही, इन्होंने बिजनेस को बहुत आगे भी बढ़ा लिया, सारी चीजें सब कुछ परफेक्ट हो गई। बिजनेस एक ऐसी चीज होती है बेटा जिसमें आपके दिमाग में 24 घंटे एक चीज चलती रहती है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक बिजनेसमैन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता और उसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन जिस दिन सेटिस्फाइड हो गया उस दिन उसका बिजनेस खत्म। और बिजनेसमैन के लिए हमेशा पैसों की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। पैसों की रिक्वायरमेंट क्यों बनी रहती है, क्योंकि अपने उसको बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को और एक्सपेंड करना है। और ये सोच बेटा हर एक की होती है। अगर आपके घर में भी बिजनेस होता होगा, आप अपने पेरेंट्स को देखो, अपने फादर को देखो, दिन रात मेहनत करते होंगे, दिन रात। आज अगर 2 ब्रांचेस हैं तो मन में आता है यार 2 ब्रांचेस और खोल लें, 4 ब्रांचेस खुल गई, पता है 6 ब्रांचेस और खोल लें। हमेशा ग्रोथ के लिए बिजनेसमैन काम करता है। बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं होता है। तभी देखो आज मुकेश अंबानी हो गए, अडानी हो गए, नई नई कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं, नई नई फील्ड में ये लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कोई भी बिजनेस में सेटिस्फाइड नहीं होता। उसी तरीके से मिस्टर ए ने भी बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर लिया, बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, लेकिन अभी भी और ज्यादा एक्सपेंड करने का इनका मन है। मिस्टर ए गए अपने सीए के पास में, मिस्टर ए गए अपने सीए के पास में और सीए से बोला यार बिजनेस को और एक्सपेंड करना है और बढ़ाना है। ठीक है, अभी तो मैंने बिजनेस बहुत बढ़ा लिया, अब और बढ़ाना है। तो अब ये बताओ कि बिजनेस को बढ़ाएंगे तो टोटल मिलाकर के इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो सीए ने इनको एडवाइस करी कि भाई आपके पास में एटलीस्ट जो कैपिटल होनी चाहिए वो कम से कम 3 करोड़ की होनी चाहिए। कैपिटल जो होनी चाहिए वो 3 करोड़ रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। मिस्टर ए ने बोला कि यार मेरे पास तो केवल 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए तो हम सेल्फ से कर लेंगे। चलो 50 लाख रुपए, 0.5 CR हमने अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा लिया। तो चलो सब मिलाकर के अगर हम अपना हर एक चीज बिजनेस में लगा दें तो भी मेरे पास में केवल और केवल 1.5 करोड़ रुपए हो रहा है। बाकी का 1.5 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। तो इनके सीए ने इनको सलाह दी कि भाई देखो 3 करोड़ रुपए तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे पास में है, एक ऐसा बंदा ढूंढो जो तुम्हारे नेचर का हो, तुम्हारी तरह से हो, वो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, उसको अपने साथ में मिला लो। तो तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हें एक कंपनी मिल जाएगी। कंपनी इन द सेंस कि भाई तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, कुछ काम तुम करना, कुछ काम वो करेगा, वो भी मेहनत करेगा, तुम भी मेहनत करोगे, वो भी पैसा लगाएगा। जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेना। तो हर तरीके से तुम्हें फायदा होगा। तो इनको ये बात समझ में आई। ये मिस्टर ए गए ए के बाद मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी मिस्टर ए के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बचपन के दोस्त थे, इनके पास भी बहुत पैसा था।
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना पूरा प्रोजेक्ट बताया कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, मैंने बहुत पहले बिजनेस शुरू किया था, 50 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, आज बिजनेस बहुत अच्छा है, अब मैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जा रहा हूं, 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास में है, अब तुम ये बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे बिजनेस में? मिस्टर बी को समझ में आया कि यार इनको एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। तो मिस्टर बी ने बोला भाई करना क्या होगा? इन्होंने बोला को करना क्या होगा, सबसे पहले तो 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद में आप डेली ऑफिस आइए, ऑफिस के काम में हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ देंगे, कुछ काम तुम करना, कुछ काम हम करेंगे, ठीक है? जो भी प्रॉफिट होगा उसको ईमानदारी से शेयर कर लेंगे और पूरा का पूरा बिजनेस हम दोनों लोग मिल करके संभालेंगे। तो मिस्टर बी ने बोला चलो ठीक है। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दोनों लोगों ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई और एसोसिएशन बना करके अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर दिया बड़े लेवल। तो अब बेटा यहां पर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है ना, इसी रिलेशन को बोला जाता है पार्टनरशिप। इसी रिलेशन को बोला जाता है पार्टनरशिप। मेरी बात समझ में आई? तो अब देखो, ये एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये लोग मिलकर के जो अपनी एसोसिएशन बना रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म है, जिसपे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों लोग अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे और अपने बिजनेस को करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं पार्टनरशिप। और ये प्लेटफॉर्म चलेगा कैसे, इसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, वही लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में। तो मेरे ख्याल से आपको पार्टनरशिप, पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन तीनों का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार थ्योरी पे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए आप लोगों की डिमांड पर ये मैं पूरी तरीके से जो मॉड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, सीक्वेंस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सॉरी, सबसे पहले देखिए डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की, पार्टनर और फर्म की एंड फर्म नेम, सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 डेफिनेशन का है, जिसमें ये सारी की सारी डेफिनेशन और इसके एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप क्या है। देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन, अब देखिए यहां पर वही आया, देखिए यही सारे बेटा कीवर्ड्स होते हैं, यही सब चीजें आपको एग्जाम में लिखते समय जब आप अपने आंसर को ड्राफ्ट करोगे ना, तो ये हमेशा देखना, आप मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे तो कुछ कुछ शब्दों पे मैंने बहुत जोर दिया है। जैसे बच्चे पूछते हैं, मैंने कमेंट में देखा कि बच्चे पूछते हैं कि सर कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड बेटा यही होते हैं कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं उस डेफिनेशन को या उस मीनिंग को डिफाइन करने के लिए। और अगर उन शब्दों का इस्तेमाल, उन वर्ड्स का यूज अगर आपने अपने सेंटेंस में किया है, तो एग्जामिनर उसी को ही देखता है। और बेटा कभी भी कीवर्ड्स लिखो, अब जैसे यहां पर मान लीजिए पार्टनरशिप आया, तो पार्टनरशिप में जब रिलेशन लिखो ना, तो उसको अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर की नजर सीधे के सीधे रिलेशन पे जाएगी, उसको सीधे वो कनेक्ट कर जाएगा, या लड़के ने बिल्कुल सही बताया है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए यही छोटी छोटी चीजें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, लेकिन आपकी ये ड्यूटी होती है कि ये सारी चीजें कभी भी आप क्लास लो ना, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठो, और ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, आप पिछले वाले वीडियोस में भी होंगी, तो वो सारी चीजें एक साथ नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये चीज आपको बेटा राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत काम में आने वाली है। देखिए आगे। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में बेटा, बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड, तो देखो हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको अभी छोड़ देना, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले तो इसको देखो, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पहले किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था। ठीक, अब मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए मिस्टर बी के पास में आए, उनसे बोला कि सर क्या आप मेरे साथ में बिजनेस करेंगे, ये क्या हो गया, ऑफर हो गया। ठीक, मिस्टर बी ने क्या बोला कि ठीक है भाई हम आपके साथ में बिजनेस करेंगे, ये क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये मिलकर के क्या बना रहा है, एग्रीमेंट बना रहा है, और बिल्कुल लीगल है, बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ वैलिड है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें जो हम लोगों ने सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो वो सारे भी होने चाहिए। उसमें एक पॉइंट था फ्री
कंसेंट। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। इसका मतलब जो भी लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं उनकी कंसेंट आपस में फ्री होनी चाहिए, वो हमेशा खुद से ही अग्री करने चाहिए एक साथ बिजनेस करने के लिए। तो ठीक है, तो यहां पर उन लोगों के बीच में भी एक एग्रीमेंट बन रहा है, उन लोगों के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तभी तो बोला जाता है। अब तो आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही चुके हो, तभी तो बोला जाता है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी तो सेक्शन 10 का पार्ट था, वो भी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए। तो यहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कवर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm। अब देखो इंडिविजुअली जब उनको बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स बोला जाएगा। जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों को अगर अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर हैं। लेकिन अगर कलेक्टिवली बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि ये इनकी फर्म है। फर्म में कौन कौन से लोग पार्टनर हैं? ए एंड बी। तो कलेक्टिवली क्या बोला जाता है बेटा? फर्म बोला जाता है, ठीक है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। अब जिस प्लेटफॉर्म में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है, अपने बिजनेस की आइडेंटिटी क्या रखी है, उसी आइडेंटिटी को बोला जाता है फर्म नेम। देखिए एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने जरूरी होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा एसोसिएशन होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया, और कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है? अभी नहीं कर सकता, तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। दूसरा, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। बिल्कुल, देखिए नॉन प्रॉफिट नहीं हो सकती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, एनपीओ नहीं हो सकता। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपका जो मोटिव है, जो आपका पर्पस है फर्म को बनाने का, वो पर्पस हमेशा बिजनेस करना होना चाहिए। आप कोई चैरिटी या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म पे नहीं बना सकते हो। तो पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब बिल्कुल भाई, जब 2 लोग मिलकर के मेहनत करेंगे, पैसा लगा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिरी में हर एक आदमी मेहनत क्यों करता है? हर एक आदमी मेहनत क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। आप भी सीए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए। तो भाई जब पूरा पैसा लगा रहे हैं, पूरा रिस्क ले रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी तो शेयर होना चाहिए ना। तो यहां पर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट में हमेशा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूर मेंशन होगा। The business must be carried on by all or any of them acting for all। अब देखो ये वाली लाइन यहां पर बेटा फिर से आ गई, ठीक है, और यहां पर भी आई थी, तो मैंने यहां पर अभी आपको छुड़वा दी थी, मैंने कहा था इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये वाली लाइन बोल क्या रही है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस को वो लोग खुद से कैरीड करते हैं, खुद से करते हैं, यानी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे पार्टनर्स खुद से करेंगे, ठीक, या तो खुद से करेंगे या एक दूसरे के बिहाफ पर करेंगे। क्या बोला मैंने? या तो खुद से करेंगे और या एक दूसरे के बिहाफ पर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया ए और बी वाला, ठीक है, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन चलिए इसमें एक और बंदा जोड़ लेते हैं, ठीक, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक। तो यहां पर मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, इन 3 लोगों ने अपनी एक फर्म बनाई। अब देखो फर्म में होगा क्या? बिजनेस होगा। भाई बिजनेस करोगे तो बिजनेस में तमाम तरीके का काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए बिजनेस में मेन काम होता है परचेजिंग का, ठीक है, फिर होता है सेल का, फिर होता है मार्केटिंग का, भाई प्रमोशन भी तो जरूरी है, ठीक है, मार्केटिंग का। फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, कैश को हैंडल करना, ठीक है, पेमेंट को देखना, पेमेंट को रिसीव करना, पेमेंट को करना, ये सारे काम होते हैं। अब मिस्टर ए ने बोला कि यार मैं बार्गेनिंग में बहुत माहिर हूं, मैं रेट बहुत तोड़ करके लेता हूं, और बिजनेस में जितना सस्ता खरीदोगे उतना प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो मिस्टर ए को परचेजिंग का काम दे देते। मिस्टर बी ने बोला कि यार मेरी सेल की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, मैं गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकता हूं, मेरी मार्केटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, तो भाई मैं मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करूंगा और साथ में गुड्स को बेचूंगा भी।
तो मिस्टर बी ने मार्केट का काम भी संभाल लिया, प्लस इन्होंने सेल भी संभाल ली। मिस्टर सी जो थे ये आपकी तरह से सीए कर रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि सीए इंटर तक किया, लेकिन किसी वजह से ये अपना सीए कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इन्होंने बोला कि भाई मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंट्स वगैरह हो गया, ये सब मेरा बहुत स्ट्रांग है, कैश को, फाइनेंसेस को देखना, ये सब मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो मैं देख लूंगा। अब इन लोगों ने सारे के सारे काम अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब आप इस चीज को समझना कि मिस्टर ए ये जो परचेजिंग करेंगे, मिस्टर ए जो परचेजिंग करेंगे, क्या खुद के लिए करेंगे, क्या अपने लिए करेंगे, क्या भाई अपने लिए थोड़ा ना करेंगे, ये तो तीनों लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं ना। और इन दोनों लोगों ने इनको ऑथराइज किया है कि भाई तुम्हें सामान को खरीदना है, तो ये खुद के लिए नहीं करेंगे, ये फर्म के लिए करेंगे, ये बिजनेस के लिए करेंगे। ठीक, तो यहां पर अगर एक तरीके से देखो तो मिस्टर ए जो परचेज करेंगे वो फर्म के बिहाफ पर करेंगे, बी और सी के बिहाफ पे करेंगे, क्योंकि फर्म तो होती क्या है, फर्म पार्टनर्स के ही तो कलेक्टिव नेम होते हैं। तो बेसिकली ए जो परचेज करेगा वो किसके बिहाफ पे करेगा, बी और सी के बिहाफ पे करेगा। तो इसका मतलब ए क्या हो गया बेटा, एजेंट ऑफ बी एंड सी। अब यहां पर ये एजेंट के तौर पे काम करेगा। उसी तरीके से बी जो है वो अगर सेल कर रहा है, बी अगर सेल कर रहा है तो क्या खुद खुद के गुड्स बेचेगा, क्या नहीं, फर्म के गुड्स बेचेगा। किसके गुड्स बेचेगा, ए और सी के गुड्स बेचेगा। तो अब यहां पर बी जो हो गया वो क्या हो गया, एजेंट ऑफ ए एंड सी। अब देखो अभी तक ए क्या था, एजेंट था, अब ए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। ठीक, उसी तरीके से सी जो फाइनेंस का काम करेगा, क्या खुद का पैसा फाइनेंस करेगा, क्या क्या खुद का पैसा हैंडल करेगा, क्या नहीं, वो फर्म का पैसा हैंडल करेगा, फर्म के फाइनेंसेस को देखेगा। तो यहां पर सी हो गया एजेंट ऑफ ए एंड बी। तो अब देखो सी यहां पर प्रिंसिपल था, यहां पर प्रिंसिपल था, लेकिन यहां पर आकर के क्या बन गया, एजेंट बन गया। उसी तरीके से बी अभी तक एजेंट था, लेकिन यहां पर क्या है, प्रिंसिपल है, यहां पर क्या है, प्रिंसिपल है। तो अब देखो तो तीनों लोग एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और तीनों लोग एक दूसरे के एजेंट भी हैं। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है। तो वहां पर अब मिस्टर ए जो परचेजिंग का काम करेंगे वो सबके बिहाफ पे करेंगे। तो मिस्टर ए एजेंट ऑफ बी एंड सी हो गए। बी ने जो एजेंट का काम किया वो ए और सी के बिहाफ पे किया, सी ने जो एजेंट का काम किया वो ए और बी के बिहाफ पे किया। और बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ ऑफ एजेंसी तो पढ़ाई है, ठीक है। लॉ ऑफ एजेंसी का रूल क्या बताता है, लॉ ऑफ एजेंसी का रूल क्या बताता है कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम कर रहा है, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम कर रहा है तो उसके किए गए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल की होगी। तो अब अगर मान लीजिए कि ए यहां पर एजेंट किसका है, बी और सी का है, तो बी और सी क्या हो गए बेटा, प्रिंसिपल हो गए। ठीक, तो अगर ए मान लीजिए कि परचेजिंग में कुछ भी गलती इससे हो जाती है, खराब सामान आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, महंगा सामान आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा, बी और सी की भी तो होगी ना, क्या अकेले एक ही होगी, है ना। तो एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है तो लायबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल की होती है। उसी तरीके से अब बी है यहां पर सेलिंग में एजेंट ऑफ ए एंड सी। अब गुड्स को बेचने में अगर कोई भी नुकसान हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ए की और सी। उसी तरीके से कैश हैंडलिंग में अगर कोई भी नुकसान हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा, ए की और बी की। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल है, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, या इसको ट्रू टेस्ट, सॉरी, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। एग्जाम में बेटा कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताइए। आप समझना ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है क्या। अगर कभी भी कोई एसोसिएशन है और वो बिजनेस कर रही है, अगर कोई भी एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके अगर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि ये एसोसिएशन एग्जैक्टली है क्या, यानी ये कौन सा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, ये पार्टनरशिप है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसका ट्रू टेस्ट ये बताता है कि भाई अगर किसी भी एसोसिएशन में ये वाला फीचर है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है
और हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है, तो उस एसोसिएशन को बोला जाएगा पार्टनरशिप। जैसे देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। दो या दो से ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो अगर किसी भी एसोसिएशन के बारे में पता लगाना है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, एजेंसी क्रिएट हो रही है, हर एक पार्टनर, हर एक बंदा एक दूसरे का प्रिंसिपल भी हो रहा है, एजेंट भी हो रहा है, तो ऐसी एसोसिएशन को बोला जाता है पार्टनरशिप। मेरी बात सबको समझ में आई? चलिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं और बी हैं, इन दोनों ने मिलकर के एक, मान लीजिए, एक फ्लैट खरीदा। 25 लाख रुपए इन्होंने मिलाए, 25 लाख रुपए इन्होंने मिलाए, 50 लाख रुपए में ये फ्लैट खरीद लिया। अब 50 लाख का फ्लैट खरीदने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इसको लीज पर दे दिया और इससे 50,000 पर मंथ रेंट आ रहा है। 50,000 पर मंथ इससे रेंट इनको रिसीव हो रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, 25,000 रुपए ए रख रहा है, 25,000 रुपए बी रख रहा है। तो अब देखना, ध्यान से समझना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो रहा है बेटा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए और बी दोनों ने मिल करके लिया, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो भी रेंट आता है 25,000 रुपए ये कमाते हैं, 25,000 रुपए ये कमाते हैं। तो क्या अब ये दोनों लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को खरीदा, प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा दिया, तो क्या इन दोनों की जो एसोसिएशन बन रही है, ये क्या इस एसोसिएशन को हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे बेटा? क्या इस एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। दो रीजन है उसके, दो रीजन है। सबसे पहले तो क्या है कि बेटा बिजनेस नहीं है, उन्होंने तो फ्लैट खरीदा और फ्लैट को रेंट पे उठा दिया, तो ये क्या केस हुआ, ये को ओनरशिप का केस हुआ। दूसरा, यहां पर दोनों लोग ओनर हैं, ए को क्या बोला जाएगा बेटा, को ओनर, बी को क्या बोला जाएगा, को ओनर। क्या बी को एजेंट ऑफ ए माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, एजेंट वाला तो कोई रिलेशन यहां पर क्रिएट ही नहीं हो रहा है। क्या दोनों लोग एक दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहे हैं? कोई कर ही नहीं रहा है। तो ये केस क्या हो गया, को ओनरशिप का हो गया। तो उसी तरीके से ये कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको भी इसको बताने के पीछे का पर्पस क्या था कि एसोसिएशन तो बहुत सारी बनती है, बहुत सारी जगह पे प्रॉफिट मेकिंग भी होती है, ठीक है, लेकिन हर एसोसिएशन को पार्टनरशिप नहीं बोला जाता है। जो पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनका होना जरूरी है, और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे तभी उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए थ्योरी पे आते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया बेटा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और फिफ्थ भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया और ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया। यानी कि द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उनमें से कोई भी आदमी दूसरे के बिहाफ पर एक्टिंग कर रहा हो, यानी कि परफॉर्म कर रहा हो। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिटेल में यहां पर डिस्कस किया गया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी डिटेल वर्जन है पार्टनरशिप का, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, जिन बच्चों को रिवीजन करना है वो पार्टनरशिप की जो पहली वाली वीडियोस हैं उसमें गो थ्रू है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो बेटा सारे के सारे कवर हैं, वो आप उनसे कर सकते हो। जो स्टूडेंट पहली बार पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ रहा है, पहली बार थ्योरी पढ़ रहा है, या उसने पढ़ा नहीं था, या उसने छोड़ दिया था, या उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो उनके लिए ये वाली वीडियो, ठीक है, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।